आइए इतिहास के सबसे दुखद और काले पन्नों में से एक की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस खौफनाक और दबाए गए सच को उजागर करेंगे, जो सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि सबूतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर आधारित एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर हमसे छिपाया गया। एक बच्चे को आदमी बनने में 21 साल लगते हैं। मैंने शहीदों के बच्चों को बड़ा होते देखा और फिर अपना बदला लिया। सरदार उधम सिंह का ये गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला कथन हमारी आज की इस चर्चा की नींव रखता है। ये सिर्फ अकल्पनीय दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि इंसाफ पाने के लिए 21 साल तक चले एक अटूट संकल्प की दास्तान है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। इस भयंकर त्रासदी की असल गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के उस दौर और उसके बाद हुए उस बड़े औपनिवेशिक धोखे को समझना बहुत जरूरी है, जिसने इस पूरे खूनी खेल की पटकथा लिखी थी। जरा ब्रिटिश हुकूमत के इस दोहरे चरित्र पर गौर करें। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिकों ने उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन इस सर्वोच्च बलिदान के इनाम में क्या मिला? एक ऐसा दमघोंटू और पक्का आपातकालीन कानून, रॉलेट एक्ट। न दलील, न वकील, न अपील वाले इस काले कानून ने पुलिस को ये अंधा अधिकार दे दिया कि वो महज शक के आधार पर किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती है। और फिर देखते ही देखते हालात कैसे बेकाबू हुए, ये अप्रैल 1919 का घटनाक्रम बहुत साफ तरीके से बताता है। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल से लेकर 9 अप्रैल की अभूतपूर्व हिंदू मुस्लिम एकता रैली तक पंजाब की सड़कें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक सुलगते ज्वालामुखी में बदल रही थीं। 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गुपचुप गिरफ्तारी ने तो जैसे इस आग में घी डाल दिया। और यही वो चिंगारी थी जो 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में उस भारी भीड़ के जुटने का कारण बनी। अब इतिहास की किताबों में अक्सर इस पूरे नरसंहार को एक अचानक भड़की हुई घटना या फिर एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो कुछ छुपे हुए दस्तावेज एक बेहद खौफनाक और सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करते हैं। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड और जमीन की उस खौफनाक हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बड़ी सफाई से इसे एक अचानक हुआ दंगा बताते हैं, जिसमें चेतावनी दी गई थी और 379 लोगों की मौत हुई। लेकिन असल सच क्या है? असल सच ये है कि ये सीआईडी एजेंट हंसराज का इस्तेमाल करके बुना गया एक पूर्व नियोजित जाल था, जिसका मकसद मार्शल लॉ थोपना था। और इस जाल में 1000 से भी ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। इस साजिश की जड़ें कितनी गहरी थीं, इसका एक चौंकाने वाला सबूत 1997 में लंदन की एक लाइब्रेरी में मिला। वहां एक सीलबंद लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की 11 अप्रैल 1919 की हाथ से लिखी एक चिट्ठी थी। इस चिट्ठी से ये साफ हो गया कि सीआईडी एजेंट हंसराज क्रांतिकारियों को बाग में खींच लाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मकसद बहुत साफ था, पूरे क्रांतिकारी नेटवर्क को एक ही वार में खत्म करना। यानी नरसंहार की पूरी रूपरेखा घटना से 2 दिन पहले ही तैयार हो चुकी थी। और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया, 13 अप्रैल 1919। हवा में बैसाखी के त्योहार की मिठास और उत्साह घुला हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये मिठास खून की गंध में बदलने वाली है। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। 20,000 से भी ज्यादा शांतिपूर्ण पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये जगह चारों तरफ से ऊंची इमारतों और दीवारों से घिरी हुई थी। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तंग रास्ता था। तभी हथियारों से लैस अपने 90 सैनिकों के साथ ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां आ धमकता है। उसने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी को भागने का मौका दिए, उस इकलौते निकास द्वार को ब्लॉक कर दिया और उस शांतिपूर्ण सभा को एक ऐसे पिंजरे में बदल दिया जहां से मौत के अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। 1650 ये सिर्फ कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन गोलियों की गिनती है जो अगले 10 मिनट तक बिना रुके, बिना रहम खाए उस मासूम भीड़ पर बरसी। गोलियों की ये अंधाधुंध बौछार तब तक नहीं रुकी जब तक कि सैनिकों की बंदूकों की नालें तप कर गर्म नहीं हो गई। जब हम निष्पक्ष रूप से इन ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं तो डायर की क्रूरता का असली और बीभत्स चेहरा सामने आता है। गोलियां जान बचाकर भागते हुए परिवारों पर और ऊंची दीवारों को फांदने की कोशिश कर रहे निहत्थे लोगों पर बेरहमी से दागी जा रही थी। आधिकारिक दस्तावेजों में इस बात को बड़ी चालाकी से छिपा लिया गया कि वहां बेहद घातक लुइस मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया था।
सबसे ज्यादा अमानवीय बात ये थी कि डायर ने घायलों को पानी या कोई भी मेडिकल मदद तक देने से साफ मना कर दिया। उन्हें पूरी रात वहीं उस मिट्टी में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगर इस भयावहता को आंकड़ों से परे जाकर महसूस करना हो तो बस 6 साल के मदन मोहन की कहानी के बारे में सोचिए। अपनी माँ की गोद में चिपका सुरक्षा तलाश रहा ये मासूम बच्चा और उसके सिर में गोली मार दी गई। ऐसे विवरण इस घटना को सिर्फ एक ऐतिहासिक त्रासदी के चश्मे से निकालकर ब्रिटिश राज की उस बेहद वास्तविक और क्रूर मानवीय कीमत से जोड़ते हैं। 120 ये एक और दिल दहला देने वाला आंकड़ा है। गोलियों की उस खौफनाक बौछार से बचने के लिए जो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना बाग के बीचों बीच बने एक संकरे कुएं में कूद गए थे, बाद में उसी कुएं से 120 लोगों के कंकाल निकाले गए। इस भयानक और क्रूर नरसंहार के बाद हंटर कमीशन के नाम पर जांच का सिर्फ एक खोखला नाटक खेला गया और जनरल डायर को सजा देने के बजाय इंग्लैंड वापस भेजकर एक हीरो की तरह नवाजा गया। लेकिन असली इंसाफ की कहानी तो अभी बाकी थी। उसी बाग की मिट्टी से जिंदा लौटा एक शख्स चुपचाप पूर्ण न्याय की एक बहुत बड़ी योजना बना रहा था। सरदार उधम सिंह का ये सफर वाकई विस्मयकारी था। बाग के उस नरसंहार से जिंदा बचने के बाद उनके सीने में न्याय की जो आग धधकी, उसने उन्हें 2 दशकों तक दुनिया भर की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी पहचान बदली और आखिरकार लंदन पहुंच गए। 13 मार्च 1940 का वो दिन। एक मोटी किताब के पन्नों को काटकर उसके अंदर अपनी रिवॉल्वर छिपाकर उन्होंने सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के गढ़ कैक्सटन हॉल में कदम रखा और इस पूरी खौफनाक साजिश के मास्टरमाइंड माइकल ओडायर को वहीं ढेर कर दिया। पूरे 21 साल का लंबा इंतजार। उधम सिंह ओडायर को मारने के बाद वहां से भागे नहीं, उन्होंने पूरे गर्व के साथ अपनी गिरफ्तारी दी और ये ऐलान किया कि बेगुनाहों के बहे खून का जो कर्ज था वो आखिरकार आज ब्याज समेत चुका दिया गया है। माइकल ओडायर को लगा था कि इस भयानक नरसंहार के बाद भारतीयों के मन में हमेशा के लिए एक ऐसा खौफ बैठ जाएगा कि वो कभी सर नहीं उठाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उस दिन की घटनाओं ने खौफ को नहीं बल्कि एक ऐसी अजय क्रांति को जन्म दिया जिसे रोकना अब नामुमकिन था। इसके बाद पूरे देश ने मानो एक स्वर में अपना जवाब दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कड़े विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद पदक लौटा दिया और असहयोग आंदोलन की नींव रख दी। और वहीं 12 साल का एक लड़का भगत सिंह मीलों का सफर तय करके उस बाग में पहुंचा ताकि उस खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर अपने पास रख सके। इस एक त्रासदी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सशस्त्र क्रांतिकारियों दोनों को एक ही परम लक्ष्य के लिए एकजुट कर दिया, पूर्ण स्वतंत्रता। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमृतसर की उस मिट्टी में जो खून मिला था, उसी ने 1947 में ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक सवाल उठता है, ये जानते हुए कि 2019 में ब्रिटिश संसद ने इस पूर्व नियोजित साजिश के लिए कभी कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ गहरा खेद जताकर पल्ला झाड़ लिया। तो इतिहास की वास्तविक कीमत आखिर क्या है? और क्या बिना किसी ठोस जवाबदेही के समय वाकई सभी घावों को भर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी ऐतिहासिक न्याय की तलाश में जलियांवाला बाग की त्रासदी की गूंज को हमारे दिलों में जिंदा रखता है।